यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। कल शाम से जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का, जिसमें महिलाओं को कोपर्सनर माना गया यानी कि सहदाई माना गया और घर की संपत्ति में महिलाओं का जो बेटी है घर की उसको अधिकार दिया गया। कल से लेकर आज तक अपने पास सैकड़ों कॉल्स लोगों ने परेशान करने के लिए की। उनकी अपनी चिंताएं हैं उनको करने के लिए व्हाट्सएप मेरा पूरा भरा हुआ है और मेल पर भी बहुत सारी मेलें आई हैं और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि न्यूज़पेपर्स ने और न्यूज़ चैनल्स ने उसको जिस प्रकार से अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, वो इंटरप्रिटेशन बहुत लोगों को कंफ्यूज करने वाला है। 3 जजों की बेंच का जजमेंट है। ये जजमेंट एक्चुअली पहले जो 2005 में संशोधन आया और 2005 के संशोधन में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में, पिता की संपत्ति में या पैतृक संपत्ति में कोपर्सनर माना गया। उससे पहले महिलाओं को पिता की संपत्ति में कोपर्सनर हिस्सेदार नहीं माना जाता था। केवल सेक्शन 8 जो पिता ने अपनी अर्जन की हुई संपत्ति है उस अर्जित की हुई संपत्ति में ही वो उत्तराधिकार लेती थी, लेकिन जो पैतृक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार नहीं लेती थी। उसका अपना एक कारण था, तो वो कंफ्यूज कर गया। इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे और जो कन्फ्लिक्ट अब नए पैदा हो गए हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और जो पुराने कन्फ्लिक्ट हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी कन्फ्यूजन कहाँ बाकी रह गया है। और जब कोर्ट ने जिस प्रकार से सोचना शुरू किया होगा तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो कोर्ट के संज्ञान में नहीं आई होंगी या कोर्ट को ध्यान में नहीं आई होंगी। इसलिए ये मुझे लगता है ये जजमेंट फिर से रिव्यू होगा और फिर ये चैलेंज होगा। क्या समस्याएं थीं और ये जो आप बार बार हमको फ़ोन कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स बड़े परेशान हो गए हैं सुबह से, उसके लिए एक नया रास्ता हम बताते हैं। अपनी एक एनजीओ है एमएमडी एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, उस एनजीओ के तहत आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसकी एक पर्टिकुलर फीस रखेंगे जो देश के काम आएगी, आपकी समस्याओं का समाधान भी करे और देश के काम भी आए। हालांकि मैं उसका अनाउंसमेंट करने ही वाला था परंतु ये ओकेशन आ गया तो मैं उसको आपको शेयर करूंगा इसके बाद, इसके अंत में। कन्फ्यूज़न क्या थे? कन्फ्यूज़न ये था कि 2005 से पहले जब महिला का विवाह होता था, जब तक वो अनमैरिड रहती थी तो वहां पर शब्द कोपर्सनरी में अनमैरिड था। अनमैरिड को मिलता था लेकिन मैरिड को नहीं मिलता था। इसलिए अनमैरिड में से अन हटा दिया गया, अनमैरिड हटा दिया गया और गर्ल जो शब्द था वो रखा गया, डॉटर शब्द रखा गया। यानी कि सन एंड डॉटर, पहले था सन एंड अनमैरिड डॉटर। लेकिन अगर वो अनमैरिड डॉटर मैरिड हो जाती थी तो क्या होता था? मैरिड डॉटर होने के बाद जहां उसका विवाह होता था उस घर में उसके पति के साथ उसकी कोपर्सनरी बनती है। और उसके पति के साथ कोपर्सनरी बनती है का मतलब है पति का जब कोपर्सनरी ब्रेक होती है उसके फादर के साथ, तो कोपर्सनरी विद इन कोपर्सनरी होती है, यानी कि सहदाई के अंदर सहदाई। मैं उसका इलस्ट्रेशन बताता हूं। सपोज मेरे फादर, उनकी अपनी एक सहदाई की है, अब पैतृक प्रॉपर्टी है, उनके पिता से उनके भाई से वो अलग हुई तो वो सहदाई की बन गई। मेरे पिता उस प्रॉपर्टी के केवल मैनेजर हैं। हम 4 भाई बहन और मेरी माँ, यानी कि फादर मदर 4-5 भाई बहन 7 लोग। तो अब उसमें 7 लोगों की नई कोपर्सनरी बनती थी, यानी कि मेरी माँ जो विवाह होकर यहां पर आई उसकी मायके में कोपर्सनरी नहीं बनती है, उसकी मेरे पिता की जो संपत्ति कोपर्सनरी में मिली उस संपत्ति में उसकी कोपर्सनरी बनती है। और जब वो कोपर्सनरी ब्रेक होगी तो 1/7 1/7 1/7 सातों लोगों को मिलेगा। वो अलग बात है कि हमारी पारिवारिक संबंधों में हम उस तरह से नहीं विचार करते, लेकिन अगर कोपर्सनरी ब्रेक हो, कोई लड़का या कोई लड़की कोपर्सनरी ब्रेक करवाए तो मां की कोपर्सनरी अलग मिलती है, पिता की कोपर्सनरी अलग मिलती है। यानी कि 1/7 मां को मिलेगा, 1/7 फादर को मिलेगा। यानी कि कोई भी महिला विवाह होने के पश्चात अपने पति की संपत्ति में कोपर्सनर हो जाती है, जो उसकी जो पैतृक संपत्ति रहती है उसमें। अब 2005 में जो नई एनामली क्रिएट की वो ये कह दिया कि जो लड़की
पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में भी अपने मायके की पैतृक संपत्ति, उसके सेक्शन 6 यानी कि इस एक्ट के सेक्शन 6 में संशोधन करते हुए कहा गया कि उसमें भी वो कोपार्सनर है। तो एक तो एनोमली उस समय ये क्रिएट हो गई, क्या कोई भी महिला 2 स्थानों पर कोपार्सनर हो सकती है? यानी कि क्या वो सहदाई पति की प्रॉपर्टी में भी हो, पति के परिवार में जो संपत्ति मिली उसमें भी हो, और मायके में अपने पिता की संपत्ति की कोपार्सनरी में भी हो, ससुर की कोपार्सनरी और पिता की कोपार्सनरी, क्या दोनों में वो कोपार्सनर हो सकती है? क्या वो दोनों में सहदाई हो सकती है? तो एक तो क्वेश्चन जो अभी तक बरकरार है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, इस जजमेंट से भी सॉल्व नहीं हुआ। तो एक बड़ी समस्या मुझे लगता है कि अभी ये भविष्य में आएगी। और आप लोग अगर पीछे के वीडियोस, पीछे के लेक्चर्स कुछ हमारे देखेंगे, 2005 में जब ये संशोधन आया था तब भी मैंने उस पर एक लेक्चर दिया था और ये कहा था कि ये इसमें खामियां हैं। हालांकि जो मैंने खामियां उस समय एड्रेस की थी वो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको एड्रेस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करने के बाद प्रकाश वर्सेस फूलमती के केस में जस्टिस दवे ने उसको वैसा ही किया जैसा मैंने उस पर क्वेश्चंस उठाए थे कि ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब उसके बाद 2015 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस आ गया, मंगलमल वर्सेस टीबी राजू, और उसमें फूलमती के जजमेंट को कहीं साइड करने की कोशिश हुई, यानी कि 2 कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट हो गए। और इन 2 कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट के बाद एक तीसरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पर 2018 का आया, जिसका साइटेशन था सुमन सुरपुर वर्सेस अमर, दन्नम्मा एलिस सुमन सुरपुर वर्सेस अमर, 2018 का जजमेंट है। इस जजमेंट ने उन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला। मैं बताता हूं क्या क्या हुआ। ये 2005 की 20/12/2004 यानी कि 20 दिसंबर 2004 को राज्यसभा में सेक्शन 6 के अमेंडमेंट को रखा गया, और यह कहा गया कि जो अनमैरिड डॉटर शब्द है उसकी जगह पर डॉटर शब्द इस्तेमाल किया जाए, अनमैरिड हटा दिया जाए। भाई इतना सा संशोधन था। तो 2006 में कोपार्सनरी का ऐसा संशोधन आया, तो जो अनमैरिड डॉटर का मतलब चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो वो कोपार्सनर बन गई। बात समझ में आती। उससे पहले जैसे मैंने कहा कि अनमैरिड जब तक थी तब तक पिता की संपत्ति में कोपार्सनर थी, मैरिड होने के बाद पति की संपत्ति में कोपार्सनर हो जाती थी। अनभिज्ञता उसमें रही और बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं लगा, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उसमें आई, प्रैक्टिकली वो नहीं उतर पाया जमीन पर। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रकाश का जजमेंट किया, प्रकाश वर्सेस फूलमती का, तो उन्होंने कह दिया कि देखिए जो लोग 20 दिसंबर 2004 को जिनकी मृत्यु हुई है उनकी डॉटर्स, उसके बाद जिनकी मृत्यु हुई उनकी डॉटर्स को ही, मैरिड डॉटर को ही अधिकार होगा, अनमैरिड को तो पहले भी था नहीं। मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग 20 दिसंबर 2004 को जिनकी मृत्यु हुई उनका जो सक्सेशन होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब अब भविष्य लक्ष्य होगा। भविष्य में जो कोई भी मरेगा उनके बच्चों का में मैरिड डॉटर भी सक्सेशन करेगी एज पर कोपार्सनरी लॉ। उससे पहले वालों में नहीं करेगी, क्योंकि उससे पहले वालों में सिर्फ अनमैरिड डॉटर होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा लॉजिक भी दिया, और मुझे वो जजमेंट आज भी लगता है कि वो जजमेंट सस्टेन करना चाहिए था, हालांकि नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको ओवररूल कर दिया। उस जजमेंट में उसने कहा कि जैसे ही 2004 से पहले जिनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद पार्टीशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन है वो कोई डॉक्यूमेंट से नहीं होता, वो इंटर वाइवोस ट्रांसफर नहीं है, यानी कि 2 जीवित व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसफर नहीं, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा है, कानूनन अपने आप सक्सेशन हो जाता है। इसलिए बच्चों का सक्सेशन 20 दिसंबर 2004 से पहले, एक दिन पहले भी अगर फादर की मृत्यु हुई तो कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बेनामी रहे, इसलिए बच्चों का नाम अपने आप उस पर आ जाना था। तो अगर पार्टीशन हुआ है या नहीं हुआ है, नोशनल पार्टीशन, यानी कि वो पार्टीशन कानूनन हो गया। अब वो अपना बंटवारा करके, अपना डिमार्केशन करके, अपनी प्रॉपर्टी इधर उधर बाउंड्री जो भी लगाना है वो बाद में लगाते रहेंगे। और उसका कारण मुझे लगता है रहा होगा कि अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका दिखा देंगे, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव दिखा देंगे, तो अभी मेरी बुआ वो
अपने पिता की प्रॉपर्टी का पार्टीशन मांगेगी, क्योंकि अगर नहीं हुआ, और गांव देहात हम सब जानते हैं हिंदुस्तान 80% देहात में बसता है, गांव में बसता है, गांव में कहीं से भी पार्टीशन नहीं होता, जमानों तक, सैकड़ों सालों तक पार्टीशन नहीं होता और परिवार एवं ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में बुआ, बुआ के बच्चे और मेरे पिता की बुआ, मतलब मेरे पिता की बहन और उनके बच्चे और सो ऑन, जहां तक वो पहुंच सकते हैं, उन सबको अधिकार बनेगा। इस प्रॉपर्टी में मुकदमेबाजी के अलावा कुछ दूसरा कार्य नहीं होने वाला, अगर उसकी एक डेट फिक्स नहीं की जाएगी। ये एनोमली का पिटारा खुल जाएगा। और हम सब जानते हैं हिंदुस्तान सांस्कृतिक रूप से कितना अपभ्रंश हो चुका है। और हम इस समय की सिचुएशन ये है, मैंने अपना किस्सा भी आपको बताया था कि इस समय की सिचुएशन ये है कि जो प्रॉपर्टी पर बैठ गया है वो प्रॉपर्टी को अपना मानने लगता है और उस प्रॉपर्टी पर वो अपने भाई बंधुओं, सगों का भी, जो बिल्कुल सगे हैं, जिनका राइट है कानूनन, उनको, जिनका राइट बिल्कुल क्लियर है, उनके राइट को भी वो सोचने लगता है ये तो कमाने खाने लगे, बाहर चले गए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, और प्रॉपर्टी में खाने पीने की व्यवस्था भी उसको नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में जब बुआ की बुआ और उनके पीछे के लोग, जिनको याद आएगा कि प्रॉपर्टी वहां पर है, वो सारा पिटोरा खुल जाएगा। और वो पिटारा कुछ इस प्रकार से खुलेगा कि हम केसेस को संभाल नहीं पाएंगे और हमारे यहां की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मुकदमों पर फंस जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह कहा कि जिस दिन यह संशोधन हुआ, यानी कि 20 दिसंबर 2014 को यह संशोधन लाया गया, 20 दिसंबर 2014 के बाद जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका सक्सेशन हुआ है। चूंकि उनका नया फ्रेश सक्सेशन है, इसलिए उनमें मैरिड डॉटर को भी मिलेगा। अब दूसरे जजमेंट में उन्होंने कहा नहीं, कुपर्सनरी चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, मरने से पहले हो, मरने के बाद हो, कुपर्सनरी तो कुपर्सनरी है, वो तो बाई बर्थ मिलती थी। बात उनकी बिल्कुल क्लियर है कि वो बाई बर्थ मिलती थी। अगर कुपार्सनरी बाई बर्थ मिलती है तो फिर पति की संपत्ति में कुपार्सनरी कैसे मिल जाएगी बाई मैरिज? ये नया सवाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है कि ये बाई बर्थ मिलती है, और चूंकि बाई बर्थ मिलती है इसलिए इससे कब किसकी मृत्यु हुई और कब उसका जन्म हुआ, ये इररिस्पेक्टिव है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ। तो अब सवाल ये आता है कि बाई मैरिज जो कुपर्सनरी बनती है, विवाह के पश्चात जो कुपर्सनरी बनती है, उस कुपर्सनरी में बाई मैरिज कैसे कुपर्सनर बन जाएगी महिला? ये एक नया प्रश्न बनेगा जिसका अभी भी सोल्यूशन नहीं निकला है। और अभी सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की बात कर रहा है सेक्शन 6 में, या जो कल उन्होंने जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में जैसे उन्होंने कहा कि इररिस्पेक्टिव है, फादर कब मरा कोई लेना देना नहीं है, डॉटर कब पैदा हुई कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है 20 दिसंबर 2004 से पहले या 20 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुई या मरी, या पिता मरा या पहले मरा या बाद में मरा, उसके सक्सेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुपार्सनरी जन्म लेते ही हो जाती है और उसका जन्म उस तारीख से पहले हो चुका है। अगर उसके बाद भी जन्म हुआ तो भी उसको यह अधिकार है। तो मुझे लगता है ये नई एनोमली है, ये एनोमली अभी एड्रेस करना बाकी। अदरवाइज अगर इस जजमेंट को, मुझे लगता है कि ऐसा ही रखा गया और इसको दोबारा रिव्यू न किया गया, तो इतने सारे पेंडुलम खुल जाएंगे जिसकी लिमिट नहीं। हालांकि एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिट उन्होंने इसमें लगाई है, और लिमिट ये लगाई जिनका पार्टीशन हो चुका है, यानी कि जिनका पार्टीशन हो चुका है उनमें ये प्रभाव नहीं डालेगा। तो एक नई एनोमली फिर क्रिएट हो जाएगी। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी पार्टिकुलर डेट से पहले और पार्टिकुलर डेट के बाद अगर पार्टीशन, या पार्टीशन होने से पहले और पार्टीशन होने के बाद जन्म और मृत्यु होती है, तो ये दो लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। क्या ये इक्वल राइट्स हैं? क्या ये इक्वलिटी है? इक्वलिटी से मतलब कि मेरे घर में तो पार्टीशन हो गया था कि हमें प्रॉपर्टी मिल गई, इसलिए मेरी बहन नहीं ले सकती, लेकिन मेरे चाचा के घर में पार्टीशन नहीं हुआ था इसलिए उनको उनकी बहन ले लेगी, उनकी बेटी ले लेगी, राइट? मैं फिर से बताता हूं, दो भाइयों के एक बेटा एक बेटी है, यानी कि बेटा बेटी दो भाइयों के हैं। एक भाई की मृत्यु हो गई, दोनों भाइयों की मृत्यु मान लीजिए, दोनों भाइयों की मृत्यु हुई, अब उन दोनों के बेटा बेटी जीवित हैं। एक के बेटा बेटी ने पार्टीशन कर लिया था, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया था, उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया था। ऐसी सिचुएशन में कोई उसमें बुआ या कोई और राइट बनता है वो नहीं कर सकता। या मैं ये कहूं कि एक बेटा और दो बेटियां थी, एक बेटी मैरिड थी, एक बेटी अनमैरिड थी, तो मैरिड बेटी तो चली गई, बेटा बेटी ने पार्टीशन कर लिया, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। अब मैरिड बेटी उसके यहां मांगने आई कि भाई कानून ने मुझे अधिकार दीजिए, तो उन्होंने कहा मेरा पार्टीशन हो, इस जजमेंट के अनुसार मेरा पार्टीशन हो चुका है इसलिए तुमको अधिकार नहीं।
उधर दूसरे भाई के, जिसकी उसकी भी मृत्यु हो गई, उस दूसरे भाई के एक बेटा दो बेटियां हैं, एक बेटी का विवाह हो चुका है, एक बेटा एक बेटी बाकी है, लेकिन उन्होंने पार्टीशन नहीं किया। तो अब इस जजमेंट के अनुसार वो जो बेटी जिसका विवाह हो चुका है लेकिन घर में पार्टीशन नहीं हुआ है, इसलिए उसको अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जिसके घर में पार्टीशन हो चुका है, कोई डीड तैयार हो गई है, कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, उसके घर में पार्टीशन नहीं हो पाए। क्या इन दो बेटियों के बीच में भेदभाव नहीं है? तो जब आप कहते हैं कि पार्टीशन हो चुका, अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश के जजमेंट में कहा था कि नोशनल पार्टीशन हो जाता है। इनका कहना है, इस नए जजमेंट में यह कहना है कि नोशनल पार्टीशन से मतलब नहीं है, पार्टीशन रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ओरल पार्टीशन हो गया है तो फिर उनके बीच में एविडेंस दीजिए कि आपका ओरल पार्टीशन हो गया। और वो उनका कहना है कि कोर्ट की डिग्री हो, म्युनिसिपैलिटी का रजिस्टर हो, या रजिस्ट्रार की रजिस्ट्री सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास कुछ एविडेंस हो जिसमें आपने स्टैम्प पेपर पर लिख दिया था कि भाई हमारा पार्टीशन हो गया है और हमने ये बांट लिया है, घर बांट लिया है, जमीन बांट ली है। ऐसी सिचुएशन में ही लड़की राइट नहीं रखेगी, बाकी सभी सिचुएशंस में लड़की ने कभी भी जन्म लिया हो वो राइट रखेगी। अब मैं इस बात को लेकर दूसरी बात कहता हूं। मेरे बाबा, उनकी पैतृक संपत्ति, क्योंकि हिंदुस्तान में तो पैतृक संपत्तियां, तो मेरे बाबा, मेरे पिता के पिता को उनके पिता की संपत्ति मिली। मेरे पिता के, ना तो मेरे पिता ने अपने भाइयों के साथ संपत्ति पर कोई पार्टीशन रजिस्टर किया था, ना ही मेरे पिता के बेटों के बीच में कोई पार्टीशन रजिस्टर हुआ था, और ना ही मेरे पिता के बेटों के बीच में भी कोई पार्टीशन रजिस्टर हुआ था। बस एवे ही था, भाई ये आप रखिए, इसमें आप रहिए, इसमें आप कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए, इसमें आप दुकान खोल लीजिए, ऐसे करके एक मौखिक बंटवारे हो गए। उन मौखिक पार्टीशंस में सबने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। चूंकि उसकी कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है, चूंकि वो नगर महापालिका में नहीं चढ़ा हुआ है, चूंकि उसका कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रार के यहां कोई पार्टीशन रजिस्टर नहीं हुआ है, इसलिए मेरे बाबा की बहन, मेरे पिता के पिता की बहन, वो भी पार्टीशन मांगने चली आएगी। क्यों? क्योंकि पार्टीशन नहीं हुआ। मेरे पिता की बहनें, सपोज मेरे पिता 10 भाई बहन थे, दो भाई और 8 बहनें। अब 2 भाइयों के बीच में तो हो गया, लेकिन उनकी जो 8 बहनें हैं, चूंकि रजिस्टर्ड पार्टीशन नहीं हुआ, मेरे बाबा के नाम ही संपत्ति आज भी चली आ रही है और किसी ने उस पर म्यूटेशन भी नहीं करवाया, इसलिए उनकी 8 बेटियों को अधिकार है, उन 8 बेटियों के बच्चों को अधिकार है, और उनके बच्चों को अधिकार इस प्रॉपर्टी पर बनता है। इस प्रकार इस प्रॉपर्टी पर इतने सारे डिस्प्यूट खड़े होने वाले हैं इस जजमेंट से, जिसका मुझे लगता है कि अंत होना संभव नहीं, असंभव हो जाएगा। इसलिए इस जजमेंट को मुझे लगता है कि एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है, नहीं तो लेजिस्लेशन को इसमें इंटरवीन करने की आवश्यकता है, क्योंकि डेट जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, जब तक आप कोई एक पार्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं करेंगे, तब तक हिंदू सक्सेशन एक्ट बना 1954-55 में, 1954-55 में, उससे पहले भी सक्सेशन होता था। तो जब आपका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो उससे पहले भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। जमाने से जो रिश्तेदार पीछे से निकल आएंगे वो सारे इस प्रॉपर्टी पर आकर काबिज होने लगेंगे, और इससे फायदा लाभ किसी को नहीं होने वाला। मेरी पत्नी अपने मायके में मुकदमा करेगी, मेरी बहन मेरे खिलाफ मुकदमा करेगी, मेरी बुआ मेरे घर में मुकदमा करेगी, और मेरी मां मेरे नाना के यहां या मेरे मामा को मुकदमा करके कहेगी कि मुझे संपत्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट आ गया है, इस जजमेंट में उन्होंने कहा इर्रिस्पेक्टिव द बर्थ, इर्रिस्पेक्टिव द डेथ, लड़की को जन्म से अधिकार है। और यह माना जाना चाहिए कि 1954 में यह संशोधन आ गया था, एटलीस्ट तब से। तो 1954 में अगर संशोधन मान लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, तो 1954 से लेकर अब तक 4 पीढ़ियां आ चुकी हैं, उन चारों पीढ़ियों की लड़कियों को अधिकार होगा इस संपत्ति पर। इसलिए मुझे लगता है कि एक नई एनोमली है, एक नया डिस्प्यूट है, और अभी कुपारसनिधि 2 जगह कैसे बन सकती है। तीसरा एक और संशोधन इसी जजमेंट में आया था, इसी एक्ट में है। इस एक्ट, सक्सेशन एक्ट में एक और बात है कि जो मैरिड वीमेन है उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की संपत्ति को वो सक्सीड करेगी, और सक्सेशन के बाद अगर वो विवाह कर लेती है, रीमैरिज कर लेती है, तो वो भी इस संपत्ति पर वो अधिकार रखेगी। यानी कि पिता के घर में उसका कुपारसनिधि बनी,
फिर उसके मृतक पति के घर में कुपार्सनरी बनी, फिर उसने एक नया विवाह करा तो उसके यहां कुपार्सनरी बनी, और अगर दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई तो उसने जो तीसरा विवाह किया उसके यहां भी उसकी कुपार्सनरी बनेगी। ये 2005 के संशोधन है। तो क्या किसी एक महिला की कुपार्सनरी मायके में, 3 ससुरालों में, या जहां जहां उसके विवाह हुए, अगर 4 5 6 7 8 हो गए तो सब जगह वो कुपार्सनरी लेती जाएगी और वो संपत्ति लेकर जाएगी। पहले उसमें क्या था? पहले उसमें यह था 2005 से पहले कि नॉट रीमैरिड वाइफ, यानी कि विडो, केवल उसकी विडो, नॉट रीमैरिड, हु हैव नॉट मैरिड अगेन, जिसका पुनर्विवाह नहीं हुआ है, उसको इस संपत्ति में अधिकार होगा। अगर वो पुनर्विवाह कर लेती है, दोबारा विवाह करती है, तो उसको अपने मृतक पति की संपत्ति छोड़नी होगी और वो जो नया पति है उसके यहां उसको पर्सनली मिल जाएगी। लेकिन अब 2005 के बाद ऐसा आ गया है कि उसको इसमें भी संपत्ति होगी, मायके में भी संपत्ति होगी, नए पति की भी प्रॉपर्टी में संपत्ति होगी, सब जगह को पर्सनली बनेगी। तो क्या मिताक्षरा लॉ के अनुसार, याज्ञवल्क्य के अनुसार, एक महिला को कई स्थानों पर कुपार्सनरी देने की व्यवस्था की गई थी? अगर ये कुपार्सनरी व्यवस्था पर सब कुछ चल रहा है तो मुझे लगता है कि कुपार्सनरी व्यवस्था ही इस संशोधन से पूरी की पूरी चरमरा जाएगी, 2005 के संशोधन से, और इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को मुझे लगता है फिर से रिव्यू पर जाना चाहिए, नहीं तो लेजिस्लेशन को इंटरवेन करके इसमें कोई एक पार्टिकुलर डेट, पार्टिकुलर प्रोसीजर फिक्स करना चाहिए, नहीं तो ये एक नई एनोमली क्रिएट हो जाएगी और ये नई एनोमली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। इसके बाद मैंने कहा था कि एमएमडी एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, एमएमडी से मतलब है माई मदर डाइटी, मेरी पूज्य मां। एमएमडी एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन आपके ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड मैं करता हूँ, इन लेक्चर्स को और इस पर जो रिसर्च टीमें बैठती हैं, आपको गाइड करने का प्रयास होता है, या आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, वो सारी एमएमडी एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन में जाएगा। उसके ये जो पूरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपनी है, इसको चलाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कैमरों की आवश्यकता पड़ती है, लोग रिसर्चर बैठते हैं इस पर, वकीलों को यहाँ इंटर्नशिप करवाते हैं, तो इस पर बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है। इसमें हमने ये जो तय किया है वो ये तय किया था कि इनमें से किसी भी से हम कैश नहीं कभी लेंगे, और हम कैश कभी लेते नहीं हैं। उसमें वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट पे डालेंगे ये चीज़ों की आवश्यकता है। अगर किसी के पास कोई पुराना पड़ा है या कोई एफर्ट कर सकता है, किसी ने नया खरीदा और वो उसके लिए यूज़ में नहीं है, तो वो हमको इस ऑर्गेनाइजेशन में दे सकता है। और अगर उसको लगता है कि थोड़ा थोड़ा फंड करके ये इकट्ठा हो जाएगा, सपोज आज हमको एक एप्पल की मशीन की ज़रूरत है अब वीडियो एडिट करने के लिए, और वो मशीन लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की आती है। अब ना तो कोई कहता है ना हम दे सकते हैं, और कोई कह रहा है ना हम एफर्ट कर सकते हैं, ना मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम 20 लोग मिलकर उसको कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा फंड डालना शुरू कर देंगे, उस फंड से वो मशीन खरीद कर आ जाएगी और हमारी टीम उस पर काम करना शुरू करेगी। और आप ये बहुत सारे, जैसे आज का ये संशोधन आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इस पर आपके बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का भी हमारी टीम आपको बखूबी मेल पर रिप्लाई देती रहेगी। लेकिन उसके लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो हम एमएमडी एजुकेशन में उसको डाल देंगे। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका अकाउंट नंबर वगैरह पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं। आप पेमेंट डालकर, कुछ मिनिमम पेमेंट डालकर हमको मेल करके उसके आंसर्स ले सकते हैं। आपके लीगल जो डाउट्स हैं उन डाउट्स की क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।